अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। वैसे तो 21वीं सदी दुनिया के लिए जंगों का पैगाम लेकर आई थी, लेकिन इस सदी की शुरुआत अमेरिका के लिए बहुत अच्छी थी। 9/11 के हादसे के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में मजलूम बन गया और पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ी हो गई। अब 9/11 के हकाइक क्या थे और उसके पीछे कौन सी कुव्वतें थीं, ये तो हमें नहीं मालूम और शायद कभी मालूम भी नहीं होगा। हमें तो बस इतना ही मालूम है जितना बताया गया है कि ये हमले अलकायदा की तरफ से 4 अमेरिकी कमर्शियल जहाज हाईजैक करके किए गए और इसके बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की तलाश के नाम पर इराक पर हमला किया गया। अमेरिका के 2 बड़े दुश्मन सद्दाम हुसैन और उसामा बिन लादेन भी खत्म कर दिए गए और अमेरिका दुनिया का महफूज तरीन मुल्क बन गया। साल 2005 तक अमेरिका में सब बेहतरीन था। पूरी दुनिया अमेरिका के खौफ से थर थर कांपा करती थी। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर था, लेकिन अमेरिका की एलीट क्लास में पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा था वो आगे चलकर अमेरिकी माशरे पर एक बॉम्ब बनकर गिरने वाला था। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एक बहुत ताकतवर मुल्क है। खला तक उसकी हुक्मरानी है और उन्होंने ये मकाम बड़ी ही मेहनत से हासिल किया। लेकिन बज़ाहिर माशरे के रोल मॉडल्स अपनी असल जिंदगी में क्या कर रहे थे, ये राज जल्द खुलने वाला था। हुआ कुछ यूं कि मार्च 2005 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच में एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 साला बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की गई है। पुलिस ने तहकीकात की तो जेफरी एप्स्टीन नामी एक शख्स का नाम सामने आया जिसने उस लड़की को मेड की नौकरी का झांसा देकर अपनी हवस का निशाना बनाया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ज्यों ज्यों तफ्तीश शुरू की गई तो ऐसी 36 लड़कियां सामने आईं जिनके साथ इस हवस के दरिंदे ने यही सलूक किया था और ये सब कम उम्र लड़कियां थीं। और फिर तो जैसे सिलसिला ही चल निकला। पुलिस खुद परेशान थी कि ये हो क्या रहा है और सिर्फ चंद माह की तहकीकात के बाद मुतासरा लड़कियों की तादाद 250 तक जा पहुंची। इनमें से कई लड़कियों के वालिदैन भी नहीं थे, इसलिए वो जेफरी एप्स्टीन का आसान शिकार बन गई। लेकिन रुकिए, ये जेफरी एप्स्टीन था कौन और ये इतनी बड़ी वारदात अमेरिका जैसे माशरे में जहां कानून की हुक्मरानी है डाल कैसे रहा था? ये शख्स अभी तक कानून की पकड़ से बचा हुआ क्यों था? या तो ये बहुत चालाक था या फिर इसके पीछे जो लोग थे उनके हाथ अमेरिकी कानून से भी ज्यादा लंबे थे। जेफरी एप्स्टीन की पैदाइश 20 जनवरी 1953 को अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में एक मिडिल क्लास यहूदी खानदान में हुई। उसके वालिद एक मालियाती इदारे में मामूली मुलाजिम थे, जबकि वालदा वो एक स्कूल में काम किया करती थी। इब्तिदाई तालीम के दौरान जेफरी एप्स्टीन एक ज़हीन तालिब इल्म समझा जाता था। उसने ब्रुकलिन के मकामी स्कूल्स में तालीम हासिल की और बाद में ग्रेजुएशन भी कर ली। इसके बाद वो अपनी तालीम जारी न रख सका, लेकिन उसके बावजूद हैरान कुन तौर पर वो न्यूयॉर्क के एक मारूफ स्कूल डेल्टन स्कूल में रियाजी और फिजिक्स का प्रोफेसर बन गया। उस स्कूल में उसकी तकर्री एक बाअसर शख्सियत डोनाल्ड बार के जरिए हुई, जो उस वक्त स्कूल का प्रिंसिपल था। यहां पर जेफरी एप्स्टीन ने कई गैर अखलाकी गुल खिलाए और फिर एक्सपोज होने के बाद उसने नौकरी को खैर बात कह दिया। 1970 में एप्स्टीन ने मालियाती दुनिया में कदम रखा। एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जूनियर पोजीशन पे काम शुरू कर दिया। अपनी चालाकी और रवाबित की बदौलत वो तेजी से तरक्की करता चला गया और जल्द ही कंपनी में एक अहम मकाम हासिल कर लिया। इस दौरान उसने अमीर ग्राहकों के साथ ताल्लुकात कायम किए जो उसकी आइंदा कामयाबी का जरिया बने। बाद में उसने अपनी अलग इन्वेस्टमेंट फर्म कायम की और खुद को एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे पेश किया। उसकी कंपनी ज्यादातर अमीर और बाअसर अफराद के असासों का इंतजाम करती थी, लेकिन उसकी आमदनी के जराये और कारोबारी तरीकेकार अक्सर मशकूक ही समझे जाते रहे क्योंकि उसके माली मामलात मुकम्मल तौर पर शफाफ नहीं थे। जेफरी की फर्म तरक्की करती रही और उसके राब्ते अमेरिका के अमीर तरीन और बाअसर लोगों से होते रहे। उसका बैंक बैलेंस बढ़ता गया और चंद सालों में वो एक अमीर तरीन शख्स बन गया। उसके राब्ते न सिर्फ अमीर तरीन कारोबारी शख्सियात बल्कि अमरीकी तहकीकाती इदारों, साइंसदानों, मारूफ IT टाइकून्स और कई सियासतदानों से भी होने लगे। जी हाँ, वो साइंसदान और IT टाइकून्स जो पूरी दुनिया में खुद को रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं। दुनिया को कैसे बचाना है, दुनिया से बीमारियों का खात्मा कैसे करना है, उन खतरनाक बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी और मुख्तलिफ डोनेशन फर्म्स बनाकर ये खुद
خود کو دنیا کے سامنے ایک مسیحا کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سو کے نام تو شاید آپ کو معلوم ہو چکے ہوں گے، لیکن ابھی بہت سے ہوش اڑا دینے والے واقعات ہیں جو سامنے ہی نہیں آ سکے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسی دوران جیفری ایپسٹین اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی نظر میں بھی آ گیا۔ موساد نے جیفری ایپسٹین کے تعلقات بنانے میں مدد کی، لیکن اس کے پیچھے ان کا مقصد وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اسرائیل کو غزہ، لبنان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ہڑپ کرنے کے لیے عالمی حمایت درکار تھی، لیکن اسرائیل کے ان عزائم کی حمایت کو انسان تو کیا کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ایسے لوگ چاہیے تھے جو نامور ہوں، بڑے عہدوں پر فائز ہوں اور ان کا اثر و رسوخ تو پوری دنیا میں ہو، لیکن اصل زندگی میں وہ شیطان کے پجاری ہوں اور اخلاقیات سے گری ہوئی سرگرمیوں میں ملوث ہوں۔ ایسے لوگوں کو جیفری ایپسٹین کے ذریعے پھنسا کر ان کی خفیہ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جا سکتا تھا۔ خیر، جیفری ایپسٹین وہ امیر ہوتا گیا اور یہ اپنی پوری بزنس امپائر کھڑی کرتا گیا۔ اس کی زندگی کے کئی پہلو راز اور پراسراریت میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے جزیرے خریدنے کی کہانی خاص طور پہ ڈرامائی اور چونکا دینے والی ہے۔ یہ واقعہ 1990 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب ایپسٹین اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے عروج پر تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی حلقوں میں اس کا نام لیا جاتا تھا اور اس کی پہنچ طاقتور شخصیات تک تھی۔ اسی دور میں اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے بعد میں اسے عالمی خبروں کا مرکز بنا دیا۔ 1998 میں ایپسٹین نے یو ایس ورجن آئلینڈز میں خوبصورت لیکن نسبتاً غیر معروف جزیرہ خریدا، جسے بعد میں لٹل سینٹ جیمز کہا جانے لگا۔ یہ جزیرہ سمندر کے صاف پانیوں کے درمیان دنیا کی بے ثباتی میں مگن افراد کے لیے ایک جنت کا منظر پیش کرتا تھا۔ سفید ریت، گھنے درخت اور مکمل پرائیویسی، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جو وقت کے ساتھ سامنے آتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے کی خریداری ایک عام سرمایہ کاری نہیں تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھی، جہاں وہ دنیا کی نظروں سے دور اپنی ایک الگ دنیا قائم کرنا چاہتا تھا۔ جزیرے خریدنے کے بعد ایپسٹین نے وہاں شاندار تعمیرات کروائیں، عالی شان ولاس تعمیر کیے، پرائیویٹ رن ویز بنائے گئے اور ان کے قریب سہولیات اور ایک ایسا ماحول جہاں صرف منتخب افراد کو رسائی حاصل تھی۔ یہاں دنیا بھر سے لوگ آنے لگے اور وقت کے ساتھ یہ جزیرہ امیر ترین اور نامور شخصیات کے ایک پراسرار مقام کے طور پہ مشہور ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اسی علاقے میں گریٹ سینٹ جیمز کے نام سے ایک اور جزیرہ بھی خرید لیا، جس سے اس کی بزنس امپائر مزید آگے بڑھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہتا تھا جو مکمل طور پہ اس کے کنٹرول میں ہو۔ وہاں کیا ہوتا ہے کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، یہ جگہ پوری دنیا میں الگ ہو اور وہاں دنیا کا کوئی قانون لاگو نہ ہوتا ہو۔ وہاں انسان حیوان بھی بن جائے تو نہ کسی کو خبر ہو اور نہ ہی کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو۔ ان جزیروں کی خریداری کے پیچھے مالی وسائل کی کوئی کمی ہی نہیں تھی اور اس نے اپنی دولت کا بے دریغ استعمال کیا تاکہ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک وقت تک تو خوب ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ نے تو شیطان کو بھی قیامت تک کا وقت دیا ہے، لیکن ایک دن شیطان ابلیس بھی تو اس رب کی پکڑ میں آئے گا۔ شاید جیفری ایپسٹین اور اس کی شرافت کے لبادے میں چھپے کلائنٹس انسانیت کی ہر حد پار کرنے کے باعث اس رب کی پکڑ میں آنے والے تھے۔ تو آئیے اب اس طرف چلتے ہیں جہاں سے میں نے اس کہانی کا آغاز کیا تھا۔ سال 2005 میں ایک 14 سالہ لڑکی کی ماں کی طرف سے شکایت درج کرائی گئی تو پولیس نے جیفری ایپسٹین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 38 اور پھر متاثرہ لڑکیوں کی تعداد 250 تک چلی گئی۔ امریکہ سمیت پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ متاثرہ لڑکیوں کے بیانات، فون ریکارڈز اور دیگر شواہد اکٹھے کیے گئے۔ جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ معاملہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں، بلکہ ایک منظم انداز میں لڑکیوں کو دھوکے سے بلانے اور انہیں ایکسپلائٹ کرنے کا پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ پولیس نے ایک مضبوط مقدمہ تیار کر لیا اور ایف بی آئی نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا، لیکن ٹوسٹ ابھی باقی تھا۔ ایپسٹین کے پاس بے تحاشا ناجائز دولت تھی اور اس نے بڑے بڑے مہنگے وکلا کو اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ہائر کر لیا۔ اس نے اپنے سارے کلائنٹس کو بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیا اور سب کو وارننگ دی کہ اگر میں پکڑا گیا تو تم سب کے نام بھی لے دوں گا۔ شرافت کے لبادے میں چھپی شخصیات ایپسٹین کو بچانے اس کی مدد کو آ گئیں۔ یہ کیس عدالت میں گیا تو ایک شخصیت کو متحرک کیا گیا
जिसने जेफरी एप्स्टीन की सरकारी इदारों के साथ एक डील करवा दी। ये शख्सियत कौन थी? उसका नाम तो अभी आपको मैं बता देती हूं, लेकिन उस आदमी के ताल्लुकात एक ऐसी शख्सियत से थे जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाला था। इसकी डिटेल्स मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन बहरहाल उस शख्स का नाम अलेक्जेंडर एकोस्टा था और ये सन 2008 में मियामी का फेडरल अटॉर्नी था। उसने जेफरी एप्स्टीन को एक प्ली बार्गन की ऑफर की। जी हां, ये प्ली बार्गन ये अक्सर आपने सुना होगा। पाकिस्तान में नैब मुकदमात से छुटकारा हासिल करने के लिए कई मुल्जिमान ने इस प्ली बार्गन नामी कानून से फायदा उठाया। प्ली बार्गन एक कानूनी मुआहदा होता है जो मुल्जिम और प्रोसिक्यूशन के दरमियान तय पाता है। मुल्जिम अदालत में मुकम्मल ट्रायल का सामना करने के बजाय कुछ इल्जामात कबूल कर लेता है। अगर मुकदमा करप्शन का है तो वो लूटी हुई कुछ रकम वापस करने पर रजामंद हो जाता है और बदले में प्रोसिक्यूशन उसे कम सजा या कम संगीन इल्जामात देने पर राजी हो जाती है। 2008 में अलेक्जेंडर एकोस्टा की निगरानी में खुफिया प्ली बार्गेन तय पा गई, जिसके तहत एप्स्टीन ने सिर्फ हिरासमेंट जैसे इल्जामात ही कबूल किए और उसके बदले उसे न सिर्फ सख्त वफाकी मुकदमात से बचा लिया गया बल्कि एक निस्बतन हल्की सजा भी दे दी गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम से तो आप सब फिर वाकिफ ही हैं ना। इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में इसी अलेक्जेंडर एकोस्टा को अपने पहले दौरे हुकूमत में सेक्रेटरी ऑफ लेबर तैनात किया, जिसने 2 साल बाद खुद ही मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल एप्स्टीन को जेल तो भेजा गया, मगर उसे रोजाना कई घंटे जेल से बाहर काम करने की इजाजत हासिल थी, जो आम कैदियों के लिए मुमकिन नहीं थी। इस मुआहदे का सबसे ज्यादा तनकीद का पहलू यह था कि मुतासरीन को उसके बारे में पेश की इत्तला नहीं दी गई। हालांकि अमरीकी कानून के मुताबिक ऐसा करना जरूरी था। ये पूरी डील मुकम्मल खुफिया थी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। एक तरह से इस डील को सील कर दिया गया। एप्स्टीन को जिन जराइम पर उम्र कैद या सजाएं मौत सुनाई जानी चाहिए थी, उस पर उसे सिर्फ 18 माह की कैद सुनाई गई और वो एक आरामदेह कैद काटने के बाद 22 जुलाई 2009 को जेल से रिहा हो गया। लेकिन एप्स्टीन का खुफिया कवर अब उड़ चुका था। वो जिन शख्सियात की अय्याशी का जामिन था, अब वही उसे अपने लिए खतरा महसूस करने लगे थे। साफ जाहिर था कि जो शख्स एक मर्तबा पकड़ा गया और उसे बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, अगर उसके खिलाफ किसी दिन सचमुच किसी तहकीकात का आगाज हो गया या वो प्ली बार्गेन का मुआहदा ही सामने आ गया, तो सब पर्दा नशीनों के नाम सामने आ जाएंगे। वैसे भी जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पुलिस और FBI के पास मुकम्मल मवाद मौजूद था। उन नामवर पर्दा नशीनों की तस्वीर और वीडियोस का मुकम्मल डेटा भी मौजूद था और यही डेटा आजकल एप्स्टीन फाइल्स के नाम से मशहूर है। उस दौरान अमेरिका की एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों पर तमाम सबूतों और 80 के करीब मुतासरीन के नामों के साथ परवर्जन ऑफ जस्टिस के नाम से किताब शाया कर दी। उस किताब के शाया होते ही पूरे अमेरिका में तहलका मच गया और जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा एक मर्तबा फिर जोर पकड़ गया। अवामी दबाव पर जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि 10 अगस्त 2019 की एक रात को उसे उसके सेल में अकेला छोड़ दिया गया। हालांकि उसूली तौर पर ऐसे कैदी के साथ निगरानी सख्त होनी चाहिए थी। कुछ देर बाद जेल के निजाम में गैर मामूली खामोशी के बाद अचानक पुलिस की तरफ से बयान जारी हुआ कि जेफरी एप्स्टीन ने अपने गले के साथ फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। अब एप्स्टीन जैसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी बदतरीन इंसानियत सोज जराइम किए हों, वो डिप्रेशन का शिकार होकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही खबर बाहर पहुंची, दुनिया भर में तहलका मच गया। मीडिया ने इस वाकये को गैर मामूली तवज्जो दी और अवाम ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि क्या ये वाकई एक खुदकुशी थी या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है। क्योंकि एप्स्टीन का नाम पहले ही ताकतवर शख्सियात, खुफिया ताल्लुकात और हसास इल्जामात से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसकी मौत ने कहानी को मजीद पुरअसरार बना दिया। सरकारी तौर पर उसे खुदकुशी करार दिया गया, मगर हालात ने इस वजाहत को फौरी तौर पे शक की निगाह से देखने पर मजबूर कर दिया। ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका, लेकिन कहानी में एक मर्तबा फिर ट्विस्ट आया। डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा फिर सदारती इंतखाब लड़ना चाहते थे और जेफरी एप्स्टीन की मौत की तहकीकात का मुतालबा ट्रंप के हामियों की तरफ से ही शुरू हुआ। खुद ट्रंप भी सोशल मीडिया पर उसकी मौत की तहकीकात के हवाले से किए गए ट्वीट्स को रीट्वीट करने लगे। ट्रंप के हामियों ने एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ का नारा लगाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने अपनी दूसरी इंतखाबी मुहिम में यहां तक कह दिया कि वो इक्तदार में आकर एप्स्टीन फाइल्स का सारा डाटा पब्लिक कर देंगे।
ट्रंप ने अवाम के सामने यूं जाहिर किया जैसे वो इंतहाई ईमानदार और साफ सुथरी शख्सियत हैं और उनके तमाम मुखालिफिन बिलखुसूस डेमोक्रेट्स ही ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हैं। लेकिन जूं ही ट्रंप सदर बने उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब जाहिर है कि ट्रंप शर्मनाक जराइम का ऐसा डाटा रिलीज कैसे कर सकते थे जिसमें खुद उनका भी नाम था। उनके हामियों ने कहना शुरू कर दिया कि इस किस्म की किसी फाइल्स का वजूद ही नहीं है। जब ट्रंप से सवाल होने लगा तो उन्होंने कहा कि इस किस्म के बोरिंग सवाल ना करें, मीडिया को असल इश्यूज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sordid, but it's boring. Nobody's going to talk about because they're going to talk about the Epstein. Are you still talking about Jeffrey Epstein? लेकिन इतने ट्विस्ट पर ट्विस्ट के बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। दुनिया की सबसे बड़ी निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया ऐप ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जानी जाती है, कि मालिक एलॉन मस्क ने भी इस पर ट्वीट करने शुरू कर दिए। एलॉन मस्क ने सवाल उठाया कि इक्तिदार में आने के बाद आखिर ट्रंप इन फाइल्स को शाया करने से मुकर क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप का नाम भी इन फाइल्स में मौजूद है? अब एलॉन मस्क वो शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ खुद भरपूर तरीके से ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बल्कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्रंप की प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बन गया था। एलॉन मस्क के इन इल्जामात ने तहलका मचा दिया और एक्स पर एलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान एक लफ्जी जंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के पोल खोलने लगे और काफी दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता सारी कहानी खुलकर सामने आने लगी। मीडिया ने तहकीकात की और ट्रंप की जेफरी एप्स्टीन से 20 साल दोस्तियों के किस्से और तस्वीर वो भी मंजर आम पर आने लगी। अब जाहिर है कि ट्रंप जिन शख्सियात पर एप्स्टीन से दोस्ती के इल्जामात लगा रहे थे उन्होंने फिर अपना बदला तो लेना ही था। कई अमरीकी मॉडल्स ने सामने आकर ट्रंप पर एप्स्टीन से ताल्लुकात और खवातीन के साथ इंसानियत सोच सलूक के इल्जामात आयद करने शुरू कर दिए। एक अमरीकी मॉडल और अदाकारा स्टेसी विलियम्स ने ट्रंप पर इल्जाम लगाया कि उसने 1993 में ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन के बंगले में देखा था और ट्रंप ने स्टेसी विलियम्स के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की थी। लेकिन एप्स्टीन ये सब कुछ मुस्कुराते हुए देख रहा था। यही नहीं, ट्रंप ने अपनी किताब ट्रंप द आर्ट ऑफ द कमबैक में जेफरी एप्स्टीन के नाम एक नोट भी लिखा था जिसका टाइटल था जेफ यू आर द ग्रेटेस्ट। इन कहानियों के मंजर आम पर आने के बाद ये तासुर जोर पकड़ने लगा कि ट्रंप खुद को बचाने के लिए इन फाइल्स को मंजर आम पर आने से रोक रहे हैं और खुद अपने ही किए गए वादों से मुकर रहे हैं। अवाम, मीडिया और सोशल मीडिया पे इन फाइल्स के रिलीज किए जाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा, मगर ट्रंप इंतजामिया इन फाइल्स को पब्लिक करने पर अभी तक तैयार नहीं थी। लेकिन फिर 19 नवंबर 2025 को अमरीकी कांग्रेस में इन फाइल्स को शाया करने के लिए एक बिल पेश हुआ और वो भारी अक्सरियत से पास हो गया। दिसंबर 2025 के आखिर में अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन फाइल्स शाया करना शुरू कर दी और जनवरी 2026 के आखिर तक 35 लाख फाइल्स शाया हो गईं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीर, लाखों ईमेल्स और 2,000 वीडियोस शामिल थीं। जो कुछ मंजर आम पर आया उसने दुनिया के तमाम इंसानों के होश उड़ा दिए। इंसानियत का सर शर्म से झुक गया और ये सब किसी मिडिवल दुनिया में नहीं बल्कि 21वीं सदी की तरक्की याफ्ता दुनिया में हो रहा था। इन फाइल से ये साबित हो गया था कि जेफरी एप्स्टीन के जजीरे एक कैबाखाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे जहां दुनिया से छुपकर हर किस्म का इंसानियत सोज और शैतानी काम किया जाता था। इन जजीरों में 11 से 14 साल की नौ उम्र लड़कियों को मुख्तलिफ किस्म के झांसे देकर लाया जाता और उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते, उन्हें गुनाहों पे मजबूर किया जाता और उनकी इनकार की सूरत में उन पे तशद्दुद किया जाता। कमरों में खुफिया कैमरे नस्ब थे जो ये तमाम मनाजिर रिकॉर्ड करते। ये जजीरा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन बाज मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे इल्जामात भी लगाए गए कि वहां पर शैतानी अजाइम की तकमील के लिए बच्चों को कुर्बान भी किया जाता था और इंसानी गोश्त भी खाया गया। अगरचे इन तमाम बातों का कोई ठोस सबूत नहीं और मीडिया पे जो तस्वीर जारी हुई उनकी ऑथेंटिसिटी भी वाज़ेह नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि ये जजीरा बदतरीन इंसानियत सोज जराइम का मरकज थे। इन नामों में डोनाल्ड ट्रंप, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, एलॉन मस्क, माइकल जैक्सन, नामवर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग, साबिक इजरायली वजीर आजम यहूद बराक, फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और बरतानवी शाही खानदान के प्रिंस ड्यूक भी शामिल हैं। इन फाइल्स में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अरबपति बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी के नाम भी शामिल हैं जो जेफरी एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ट्रंप इंतजामिया से अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते थे। इन फाइल्स में मशरिक वस्ता
और अरब शख्सियात के नाम भी थे, लेकिन इन फाइल्स में सिर्फ एक पाकिस्तानी शख्सियत का नाम सामने आया और वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान हैं। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी एक ईमेल में इमरान खान के वजीर आजम बनने को दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया और इसके अलावा इमरान खान के हवाले से कोई गैर अखलाकी मामला सामने नहीं आया। हैरत अंगेज तौर पे इन फाइल्स के शाया होने के बाद ट्रंप का रवैया बिल्कुल बदल गया। दिसंबर 2025 से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जंगें रुकवाने और लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने का क्रेडिट लिया करते थे, वो अचानक ईरान के खिलाफ जंग के सबसे बड़े हामी बन गए और 28 फरवरी 2026 को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करके पूरी दुनिया के अमन और मईशत को खतरे में डाल दिया। ट्रंप के रवैये में अचानक इस किस्म की तब्दीली क्यों आई? कहीं इसका ताल्लुक एप्स्टीन फाइल्स से तो नहीं है? क्या अभी मजीद कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो किसी के तस्वुर में भी नहीं है? क्या इससे कहीं ज्यादा संगीन जराइम इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं? और सबसे बड़ी बात, जरा तस्वुर कीजिए कि अगर जेफरी एप्स्टीन मुसलमान होता तो फिर क्या होता? क्या उसको एक शख्स के इनफरादी अमल के बजाय उसकी आड़ में इस्लाम को बदनाम न किया जाता? ये एक तल्ख हकीकत है कि दुनिया में एक मुसलमान फर्द के इनफरादी अमल को उसके जाती किरदार के बजाय पूरे मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान गलती या जुर्म करता है तो फौरन ये उमूमी तासुर बनाने की पूरी कोशिश की जाती है कि ये इस्लाम का मसला है। हालांकि हर मजहब बुनियादी तौर पे तो अखलाकी उसूलों और अच्छे किरदार की तालीम ही देता है ना, लेकिन जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों की इंसानियत सोच जराइम को उसके मजहब से नहीं जोड़ा गया। बहरहाल इन फाइल्स ने जहां पर्दा नशीनों का असल किरदार बेनकाब किया है, वहीं इन फाइल्स ने दुनिया का दोहरा चेहरा भी एक्सपोज किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है और असल कहानी सामने आना भी बाकी है? या आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।